नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे छायावाद की प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद युग का आगमन द्विवेदी युग की उपदेशात्मक सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग में भाषा पर बहुत अधिक कार्य किया गया, भाषा सुधार पर बहुत अधिक कार्य किया गया और व्याकरण के जो नियम थे उनमें बांधकर काव्य की रचना की गई। तो कवियों जो द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी कवि आए, उन्होंने उन बंधनों को तोड़ने के लिए छायावादी काव्य की रचना की। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में या प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा सन 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी गई है, क्योंकि हमने जो द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना था। अगर हम इसे 1918 ईस्वी तक मानते हैं तो इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मान सकते हैं। लेकिन दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों ही उचित है, किसी को भी हम गलत सिद्ध नहीं कर सकते। फिर अगर हम इसके प्रमुख कवियों की बात करें तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आते हैं, जिनको कि छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और राम कुमार वर्मा। ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। इनमें से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद के आधार स्तंभ माने गए हैं। यानी छायावाद किस आधार पर खड़ा है, वो ये चार प्रमुख कवि हैं जिनको आधार मानकर छायावाद को हम खड़ा कर सकते हैं। आइए अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें तो व्यक्तिगत काव्य है ये, यानी व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करने वाला काव्य है। व्यक्तिगत निजी सुख दुख की भावों को अभिव्यक्त करने वाला ये काव्य है, अर्थात व्यक्तिगता से परिपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ का मतलब है स्वयं के भावों की अभिव्यक्त करने वाला काव्य है। अपने आप से जुड़ा हुआ निजी सुख दुख इस काव्य में है। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन में हर्ष, शोक, आशा, निराशा है, उन भावों को इस काव्य में अभिव्यक्त किया गया है। परंतु उन भावों को अभिव्यक्त करने में जो भी कवि जिसने भी अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जो व्यक्तिगत भाव हैं, उनको अभिव्यक्त करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया गया। उन भावों को निर्भीक होकर या निर्भीकता पूर्वक उनको अभिव्यक्त किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अभिव्यक्त किया है। चाहे वो निजी सुख है, दुख है, प्रेम है, जैसा भी शोक है, हर्ष है, उसको व्यक्त करने में या अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने में किसी प्रकार के संकोच का या डर का कहीं पर भी लक्षण नहीं है। वो निर्भीकता पूर्वक रचा गया काव्य है। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा है प्रेम की अनुभूति। देखिए, छायावादी जो काव्य है ये प्रेम पर आधारित काव्य है। इस काव्य में प्रेम को हम मुख्य आधार मान सकते हैं, कि प्रमुख रूप से छायावादी काव्य का आधार क्या है, प्रेम। तो प्रेम को आधार मान सकते हैं। इस काव्य में अनुभूति, जो भी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, उनका प्रकृति और ईश्वर तक प्रसार हुआ है। इन अनुभूतियों को केवल मन की गहराई में दफन नहीं किया गया, बल्कि इन अनुभूतियों को कहीं पर प्रकृति से जोड़कर दिखाया गया है, तो कहीं पर ईश्वर को जोड़कर इसको, या ईश्वर का सहारा लेकर इन भावों को अभिव्यक्त या इन अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। इससे मानव मन के जो सूक्ष्म भाव हैं उनको भी अभिव्यक्त करने में कवि ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। यानी जो भी मानव के निजी सुख है, दुख है, हर्ष है, मन के जितने भी भाव हैं, उनको अभिव्यक्त करने में कवि ने पूर्ण सफलता इसमें प्राप्त की है। इसके बाद अगर हम देखें सौंदर्य बोध। देखिए, काव्य रचना में सौंदर्य बोध बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस जो छायावादी युगीन कवि हैं, इसमें सौंदर्य का अत्यधिक उदात्त और व्यापक चित्रण किया गया है। उदात्त यानी उच्च और व्यापक चित्रण किया गया है। इन कवियों ने सौंदर्य चेतना मानव प्रकृति तथा भावों तक व्याप्त है, यानी केवल ऐसा नहीं है कि कहीं उसको सीमित कर दिया गया, बल्कि मानव और प्रकृति तक भी इसको जोड़ा है, मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसमें कल्पना के द्वारा कवि ने सौंदर्य की अनेक छवियों को अंकित किया है। यानी ये काव्य कल्पना पर आधारित है, और ये कल्पना केवल रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं को भी इसमें महत्व दिया गया है। यानी सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं है, आत्मिक सुंदरता को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो किसमें?
सौंदर्य बोध में, यानी प्रकृति चित्रण के साथ साथ या प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ उन्होंने रूप सौंदर्य पर जो ध्यान दिया है उसमें केवल बाहरी सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया, अपितु जो भावनाएं हैं उनको अधिक महत्व दिया है, यानी आत्मिक सौंदर्य पर बल दिया है इस युग के कवियों ने। इसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। देखिए, छायावाद और प्रकृति दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को ही अलग नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि प्रकृति के बिना छायावादी काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और छायावाद में प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया गया है। कहीं पर आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण है, कहीं पर उद्दीपन रूप में, कहीं मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है, रहस्यवाद के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया। रहस्यवादी प्रकृति है जहाँ आत्मा परमात्मा की बातें आती हैं, दर्शन की बातें आती है, वहाँ भी प्रकृति को सहारा बनाया गया है। या प्रतीक रूप में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रतीक माने गए हैं वो भी प्रकृति से ही लिए गए हैं। तो ये प्रकृति मन के भावों को अभिव्यक्त करने में छायावाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद हम देखें नारी भावना। देखिए, जो छायावाद है, छायावाद में नारी को महत्व दिया गया है या समाज में मान सम्मान दिया गया है। इससे पहले भारतेंदु युग में ये प्रयास प्रारंभ हो गए थे कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए समाज में, और छायावाद ने भी ये परंपरा जारी रखी। इन्होंने नारी को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयास किए, नारी की स्वतंत्रता की इन्होंने आलोचना की, और समाज में नारी को उचित मान सम्मान मिले ऐसा इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया। जो छायावादी कवि हैं ये नारी को देवी के रूप में, माँ, सहचरी या प्रेमिका के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और उसे मान सम्मान देना चाहते हैं, यानी समाज में उसे उचित स्थान देने के पक्षधर हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि नारी तो ममता की मूर्त है, त्याग की मूर्त है, और जो प्रेम या प्यार का भाव है वो नारी के हृदय में जिस स्वच्छता के साथ समाया हुआ है वैसा किसी अन्य में ऐसा भाव नहीं हो सकता। जैसे एक माँ के हृदय में जो प्रेम का भाव है वो अन्य किसी के हृदय में नहीं हो सकता। यानी इन्होंने कहीं पर भी नारी के प्रति वासनापूर्ण व्यवहार नहीं किया, अपितु आदर और सम्मान के साथ नारी का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद है दार्शनिक चिंतन। जो छायावादी काव्य है ये दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित है। इसमें जो भारतीयों का दर्शन या भारतीयों के जो विचार हैं जो उन्होंने वेदों से ग्रहण किए, चाहे उपनिषदों से प्रभावित है, इसके साथ साथ टैगोर के जो दार्शनिक विचार हैं, विवेकानंद के विचार हैं, गांधी जी के जो गांधीवादी विचारधारा है, या अरविंद का जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है उससे ये प्रभावित हैं। यानी अरविंद ने जो प्रतिभिज्ञा दर्शन चलाया था उससे भी ये प्रभावित हैं। तो दर्शन इनके, क्योंकि ये बात किसकी करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, दार्शनिक विचारधारा है। तो इन सब बातों से या इन सब से ये दर्शन से प्रभावित हैं छायावादी कवि, जो इनके काव्य में हमें देखने में मिलता है। इसके बाद है राष्ट्रीय भावना। देखिए, राष्ट्रीय भावना तो पहले भी चली आ रही थी। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय भावना को बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया गया, देश प्रेम के भाव को महत्व दिया गया। छायावादी कवियों ने भी अपने काव्य के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, संदेश दिया लोगों को जगाने के लिए। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय भावना का स्वर है, देश से प्रेम करने का जो स्वर है वो भी इस काव्य में प्रधान स्वर है। और वो देश प्रेम केवल देश से प्रेम नहीं बल्कि देश की संस्कृति से भी प्रेम करना चाहिए। हमें हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसकी गरिमा को बनाए रखना है, ऐसा इन्होंने अपने काव्य में प्रतिपादित किया है। यानी देश प्रेम का भाव इनके काव्य में है, क्योंकि उस समय की आवश्यकता भी थी। देखिए 1936 हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी जो इनका समय काल है, अगर हम 1920 से लेकर 36 तक भी माने तो हमारा देश, ये वो समय है जब हमारा देश आज़ादी चाहता है, अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहता है, अनेक आंदोलन देश में चल रहे थे। तो ऐसे समय में छायावादी काव्य में भी राष्ट्रीय भाव का या राष्ट्रीय प्रेम का होना स्वाभाविक है, तो ये उस समय की मांग भी रही है। इसके बाद आता है कला पक्ष। देखिए, जो छायावादी कवि हैं इन्होंने
ना तो व्याकरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि ये स्वच्छंद या मुक्त छंद का काव्य है। इन्होंने द्विवेदी युग की जो भाषा पर प्रतिबंध था उसको हटाने का प्रयास किया है, उस भाषा के बंधन को तोड़ने का प्रयास किया है। तो इन्होंने स्वाभाविक भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। इसके साथ साथ उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रभाव भी इस काल के काव्य पर देखा जा सकता है। इन्होंने अमूर्त पर मूर्त का, यानी जो अमूर्त चीज़ें हैं, जो नहीं दिखाई देती, उन पर जो दिखाई देती है उनका, जड़ पर चेतन का, जड़ यानी जो निर्जीव है, चेतन जिनमें जीवन है, उनका आरोप किया है, अर्थात उनको आरोपित करके देखा है। अमूर्त पर मूर्त को आरोपित किया है, जड़ पर चेतन को आरोपित किया है। इसके साथ साथ भारतीय तथा पाश्चात्य अलंकारों का भी प्रभाव इनके काव्य पर है, यानी किसी भी चीज़ से परहेज नहीं किया। जहाँ भारतीयता को महत्व देते हैं वहाँ पाश्चात्य अलंकारों को भी अपनाने में कोई संकोच इन्होंने नहीं किया है। जो पहले छंद में बंधी हुई कविताएं थी द्विवेदी युग में, वो अब मुक्त छंद की कविताएं बन गई हैं, यानी इन्होंने मुक्त छंद को प्रयोग किया है। इसके साथ साथ मात्रिक छंद का भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो ये उस समय की कला पक्ष है छायावाद युग का। यहाँ पर मात्रिक छंद के साथ वर्णिक छंदों का प्रयोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हुआ नहीं, लेकिन वर्णिक छंदों की बजाय मात्रिक छंदों का प्रयोग अधिक हुआ, ज़्यादा किया गया। तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्योंकि प्रेम के भाव का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, आत्मा परमात्मा का वर्णन है, तो इन भावों को अनुभव करने के लिए इन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। जब हम जो बिंबात्मकता है इनके काव्य में, जिस भी जैसे प्रकृति का चित्रण किया है, मन के प्रेम के भाव के अभिव्यक्ति का चित्रण किया है, तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। इसके साथ साथ बिंब इसमें महत्वपूर्ण है, जो इंद्रिय बिंब है या समानुभूतिक बिंब है या इसके साथ साथ समासिक बिंब है, वो इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इस काल के काव्य को तो हमारे सामने उनके चित्र उपस्थित हो जाते हैं, बिंब उपस्थित हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छायावादी युग का काव्य, जो हमने काव्य की विशेषताएं यहाँ पर की हैं, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।